हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। 1000 से ज़्यादा जो है इसमें प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त यानी अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय यानी एक ड्रिंक बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाएं जिनकी रचना ऋषियों ने की। सूक्तों के रचयिता यानी प्रार्थनाओं के रचयिता जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई और 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार जो है छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है। इसी पांडुलिपि को देखकर जो है इंग्लिश ट्रांसलेट तैयार हुआ और ये जो पांडुलिपि है ये पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ठीक है। और ये किस पर लिखी गई थी? भुर्ज वृक्ष की छाल पर। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए अच्छे चरागाह हों और जो जल्दी तैयार हो जाने वाली जो फसलें थी उनको उपजाया जाता था। और कुछ लड़ाइयाँ जो होती थी पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। और फिर युद्ध में जो जीता गया जो धन था उसमें से कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित और शेष जो भाग है वो आम लोगों को बांट दिया जाता था। और कुछ धन जो है यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, जो अनाज जानवरों की भी जिसमें आहुति दी जाती थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्राय औरतों को शूद्रों के समान माना गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी जनता के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। ये लोग चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यहाँ से प्राप्त बर्तन कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु तथा पवित्र नदी सरस्वती है। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास यानी दस्यु कहते थे और ये वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। विष जो है ये वैश्य से निकला है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का ही प्रयोग जिसका प्रयोग जो महापाषाण कहलाया था। और ये शिलाखंड जो है दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे। महापाषाण कब्रें जो हैं ये बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यह प्रथा जो है दक्कन, दक्षिण भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाणें जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ भीतर भी होते थे। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत, श्वाधान यानी सिस्ट कहा जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। और इनमें कुछ समानताएं थी। इनमें मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल रंग की मिट्टी की बर्तनों के नाम से जाना जाता है।
इनके साथ ही विभिन्न कब्र में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, समान हुए पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए, जो उनकी स्थिति को दर्शाता है। देखिए, अमीर होंगे तो उनके पास से सोने के गहने, है ना, और घोड़े के कंकाल, ये सब मिलेगा, और जो नॉर्मल होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी, नॉर्मल, उनके पास से सिर्फ बर्तन ही मिलेंगे, है ना। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि उनकी स्थिति कैसी थी। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उन पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराख, जिसे पोर्ट होल कहा जाता है। यहाँ पर कब्र के बारे में बताया गया है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें खाना और पानी हो दफनाए गए और शव के पास जो है रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। ये बताया गया कि कैसे कैसे दफनाते थे, फिर वहाँ से अवशेष निकले थे, और फिर बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। शव के पैर मुड़े हुए थे। आज से 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, अगर पूछा जाए चरक संहिता जो है किसने लिखी थी, तो चरक ये वैद्य थे। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, जो आधुनिक रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने जो है अपनी गिनती में क्या किया था, दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर जो है ये संख्या उन्होंने बताई थी। तो इस चैप्टर में यही बताया गया था। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।